ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हो रहा है ब्रिक्स देशों का सम्मेलन, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अगुवाई कर रहे हैं। और ईरान के मुद्दे पर ब्रिक्स देशों ने इसराइल और अमेरिका दोनों को सख्त संदेश दिया है। हालांकि पूरे बयान में कहीं पर अमेरिका या इसराइल का नाम नहीं लिया गया है। साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भी सख्त संदेश दिया है और यहां पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। मैं एक बात समझ सकता हूं दोस्तों कि ब्रिक्स सम्मेलन में जितने देश हैं, इनमें से कई लोगों के अमेरिका के साथ व्यापार हैं, लिहाजा वो लोग ईरान हमले पर अमेरिका और इसराइल का सीधे तौर पर नाम नहीं लेना चाहते। इनफैक्ट मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ब्रिक्स देशों ने जो संदेश दिया है ईरान हमले को लेकर इसराइल और अमेरिका को, भारत ने बहुत बेमन से इस पर दस्तखत किए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं चाहे गजा हो चाहे ईरान हमला हो, भारत का रवैया काफी हद तक ढुलमुल रहा है और इस बात को लेकर विपक्ष उसकी लगातार आलोचना करता रहा है। मगर मेरा सीधा सा सवाल, ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले पर कड़ा संदेश दिया पाकिस्तान को, मगर वहां पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं। मैं सीधे से पूछना चाहता हूं, यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं तो आखिर क्या है? उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ब्रिक्स देश जो हैं वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में मिलते हैं। ईरान की तरफ से वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वहां पहुंचते हैं और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। और ईरान पर जो हमले किए गए, खासतौर से उसके परमाणु ठिकानों पर हमले, उस पर कड़ा संदेश दिया गया। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, तेहरान में पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी सामने उभर कर आए हैं और मौका था मुहर्रम का। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं खामेनी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली बार जो उन्होंने संदेश दिया था वो एक गुप्त ठिकाने से दिया था, क्योंकि अब भी मोसाद की टीम उन्हें मारने के लिए निकल पड़ी है। जी हां, अब भी उनके खिलाफ सुपारी जो है वो कॉल ऑफ नहीं की गई है और ऐसे में वो देश की जनता के सामने आते हैं और मुहर्रम के मौके पर उनसे रूबरू होते हैं। और इसके जरिए कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर खामेनी ने इसराइल को एक संदेश जरूर दिया है। मगर आप जानते हैं मोसाद है दोस्तों, मोसाद वहां वहां पहुंच जाता है जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लिहाजा खामेनी सामने आए, मगर उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क, बहुत बड़ा खतरा भी उठाया है। मगर इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि वो अपने देश की जनता से मिलकर कितने खुश हैं और उनकी मौजूदगी से किस कदर वहां के देश की जनता का हौसला बढ़ा है। और ईरान का हौसला कहीं ना कहीं ब्रिक्स देशों ने भी बढ़ाया है। मगर जैसे मैंने कहा, उस पूरे बयान में कहीं पर भी इसराइल और अमेरिका का नाम नहीं था, हालांकि संदेश उन्हें ही दिया जा रहा था। बयान में क्या कहा गया है इस पर गौर किया जाए। और हां, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। वो अपनी तरफ से ब्लैकमेल वाला बयान दे रहे हैं, जिसकी चिंता भारत को जरूर होगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले देखिए ब्रिक्स देशों ने आखिर ईरान के मुद्दे पर क्या बयान दिया आपके स्क्रीन पर। ब्रिक्स देशों की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि 13 जून 2025 से शुरू हुए उन मिलिट्री स्ट्राइक्स की हम कड़ी निंदा करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी जताया कि इससे मध्य पूर्व की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, जो उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि नागरिक ढांचे और IAEA सुरक्षा के तहत आने वाली शांतिपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जानबूझकर हमला किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और IAEA की तमाम रेजोल्यूशंस यानी प्रस्तावों का उल्लंघन है। परमाणु सुरक्षा, सेफ्टी और गारंटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, भले ही कोई सशस्त्र संघर्ष ही क्यों ना हो, ताकि लोगों और एनवायरनमेंट का नुकसान रोका जा सके। यहां पर अमेरिका का नाम नहीं है, मगर भाषा बहुत सख्त है। हमले की आलोचना की गई और आप जानते हैं हमला किसने किया, लिहाजा यहां पर किसी तरह का कोई शको शुबा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची भी वहां मौजूद थे और उन्होंने दुनिया को एक संदेश दिया, जहां पर एक बार फिर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के दोहरे मापदंड पर उनकी बखिया उधेड़ दी। अरागची ने क्या कहा इस पर गौर किया जाए। ईरानी विदेश मंत्री का बयान,
कोई भी कानून या तर्क ये इजाजत नहीं देता कि किसी देश की आईएईए की निगरानी में चल रही शांतिपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स पर सिर्फ इस शक में हमला किया जाए कि शायद उन्हें कभी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इस्राएली हमले डिप्लोमेसी, कानून का राज और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी इन तीनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। रविवार को ब्राजील में रियो में हुए 17वें ब्रिक्स समिट में उन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और आईएईए की सख्त निगरानी में चल रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका और इस्राएल ने ईरान की इन शांतिपूर्ण फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक कर दी। अराक्ची ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक की न्यूक्लियर साइट्स पर हुआ यह हमला एनपीटी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2231 दोनों का खुला उल्लंघन है, जबकि 2015 में इन्हीं समझौतों के तहत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल मंजूरी दी गई थी। दोस्तों इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि पहलगाम पर क्या बयान आया है ब्रिक्स देशों की तरफ से। और एक बार फिर यह हमारे नाकारा विदेश मंत्री एस जयशंकर की नाकामी को दिखाता है। बयान तो दिया गया है मगर कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। यह सवाल पूछा जाना चाहिए। यह व्यक्ति जो अंधभक्त और भाजपा का प्रचारतन मीम्स के जरिए, जी हां मिस्टर लेजर आइज के जरिए उनको पेश किया जाता है, मगर जब पहलगाम पर ब्रिक्स देश बयान जारी करते हैं तो उसमें पाकिस्तान नहीं है। सबसे बड़ी बात, पारंपरिक तौर पर भारत का जो सहयोगी रहा है रूस, वो चाहता है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान भी शामिल हो, और हम सब जानते हैं रूस के बड़े बड़े नेताओं ने इस संदर्भ में बयान भी दिया है। बहरहाल ब्रिक्स के बयान से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह बौखला गए हैं और अब वो ब्लैकमेल पर उतर आए हैं। सही सुना आपने दोस्तों, ब्लैकमेल पर उतर आए हैं, क्योंकि ईरान के मुद्दे पर सख्त संदेश दिया गया। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप पलट कर कह रहे हैं कि मैं तुम पर टैरिफ लगा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के खिलाफ अपनी नई टिप्पणी में कहा है कि जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ता है उस पर अमेरिका 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, यानी शुल्क लगाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा, यानी सभी प्रभावित देशों पर यह अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा। ट्रंप ने अमेरिका विरोधी नीतियों का कोई स्पष्ट मतलब नहीं बताया, लेकिन उनका यह बयान ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिका की आलोचना और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बदलाव की मांग के बाद आया है। उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार से अमेरिका अलग अलग देशों को टैरिफ और समझौते से जुड़े पत्र भेजना शुरू करेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत जैसे देशों के लिए स्थिति और जटिल हो सकती है, जो ब्रिक्स का हिस्सा भी हैं और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ता भी रखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सही सुना आपने दोस्तों, ब्रिक्स में अगर किसी देश को सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए तो वो भारत, क्योंकि भारत ने अमेरिका के सामने अपनी रीढ़ को मजबूती से पेश नहीं किया है। अक्सर भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका भारत को जलील करता है तो खामोश रहते हैं। एक आतंकवादी देश पाकिस्तान के साथ हमें 20 बार जोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, मगर साहब मजाल है कि भारत की तरफ से कोई बयान आए। और सबसे बड़ी बात है अमेरिका का ब्लैकमेल। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लटनिक, उन्होंने भारत की ब्रिक्स में भूमिका के बारे में क्या कहा था कि भाई भारत जब तक ब्रिक्स का हिस्सा रहेगा तो अमेरिका के साथ कोई गंभीर बातचीत नहीं हो सकती। आखिर अमेरिका होता कौन है भारत को कहने वाला कि भाई तुम ब्रिक्स में शामिल होगे या नहीं होगे, या अमेरिका के बारे में क्या कहोगे नहीं कहोगे। याद है आपको कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक ने क्या कहा था, सुना जाए। These kind of things, just creating that relationship, being a part of BRICS.
Yep. Right? Which is, oh, let's move to not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So, you know, the president calls that out directly and specifically, and the Indian government is addressing it specifically and directly, and that's how you move on to a really positive place, is put it on the table, address it straight on, resolve it straight on, and get to a really good place, and I think that's where we are. इस बीच ब्रिक्स में भारत की मौजूदगी पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सवाल कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर यह है आईएमएफ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर पाउलो बतिस्ता। वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राएल का साथ कैसे दे सकते हैं, आखिर भारत गाजा पे इस तरह से ढुलमुल रवैया कैसे रख सकता है। बतिस्ता ने भारत की पोजीशन पर कड़े सवाल किए हैं इस इंटरव्यू में, सुनिए। India, Modi, who signed up for the Quad Defense Pact with the United States, and Britain taking US military arms and weaponry, supporting Israel, appearing to support Israel, unlike the UAE, didn't even criticize the Trump war on Iran. Is that going to pose a big problem at the BRICS summit tomorrow? Yes, I think that India has been a problem, and for the BRICS, I think perhaps the major problem for the BRICS is India. India is an outlier. I don't want to exaggerate, but some people even say that India is a sort of a Trojan horse inside the BRICS. I wouldn't go that far, but I do think that Modi has shown some strange things from my perspective. How can he support Israel? How can he have a good relationship with Netanyahu when Netanyahu and Israel are doing what they're doing? What does that say about India? How do the Indian people feel when they see their president, their government, supporting a genocide in Gaza and supporting unilateral attacks, not supporting, but silent on unilateral attacks against Iran by the US and Israel? I understand what the motivations of India are, also. Now, India fears China, and it feels the need to maintain a certain proximity with the US. But that has become a major factor of weakness inside the BRICS grouping, in my opinion. Except that India is part of the North-South. कहीं ना कहीं दोस्तों, ये हमारी विदेश नीति की नाकामी है, जहां हमारे मंत्री पीयूष गोयल खामोश रहते हैं, जो अमेरिका यात्रा पर जाते हैं। हमारे विदेश मंत्री हाल ही में अमेरिका गए थे, वहां पर वो कुछ भी कहने से डरते रहे। तो जब हमारे मंत्री इस कदर नाकारा होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, देश की बात उस मजबूती से नहीं रखी जा सकती। और हां, ब्रिक्स देशों ने पहलगाम के हमले की भी सख्त शब्दों में मजम्मत की है, यानी कि पाकिस्तान को दो टूक बगैर पाकिस्तान का नाम लिए। बयान आपकी स्क्रीन पर। ब्रिक्स नेताओं ने अपने संयुक्त घोषणा में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। ब्रिक्स ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके वित्त पोषण, सीमा पार आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देने के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहिष्णुता की बात कही और दोहरे मापदंडों को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को भारत की आत्मा, पहचान और गरिमा पर सीधा हमला बताया और कहा कि यह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी मानवता पर हमला है। उन्होंने आतंकवादियों पर बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतिबंध लगाने की अपील की और कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और समर्थक एक तराजू पर नहीं तौले जा सकते। संयुक्त घोषणा में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सीमा पार आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देने के मुद्दे को स्पष्ट रूप से उठाया गया है। ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता या जातीय पहचान से न जोड़ने की भी बात कही है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहलगाम पर बयान जारी किया गया, मगर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं? क्या भारत में इतना दमखम नहीं था कि वो उस बयान पर जोर डालता पाकिस्तान का नाम लेने के लिए? ब्रिक्स के अंदर मैं जानता हूं चीन उसका सदस्य है और मुझे लगता है कि चीन के वीटो के चलते पाकिस्तान का नाम यहां पर ना आया हो। मगर मैं नहीं भूला हूं जब हमारे रक्षा मंत्री शंघाई गए थे
उस वक्त उन्होंने एससीओ के संयुक्त बयान का बहिष्कार किया था। तो सीधी सी बात, क्या भारत यहां जोर आजमाइश नहीं कर सकता था? यहां तो चीन मेजबान भी नहीं था, यहां मेजबानी जो है वो ब्राजील कर रहा था, रियो डी जेनेरो में हो रहा था। तो आखिर पाकिस्तान का नाम इस बयान में क्यों नहीं है? मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब जाहिर सी बात है, आतंकवाद की बात की गई है, सीमा पार आतंकवाद की बात की है और इशारा पाकिस्तान की तरफ। तो वही बात, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं? तो ये तमाम सवालात हैं और कहीं ना कहीं से इस बात से जोड़कर देखा जाएगा कि मध्य पूर्व देशों में, खासतौर से मुस्लिम देशों में भारत का जो कद है, भारत का रुतबा पिछले 11 सालों में घटा है भारतीय जनता पार्टी की नफरती नीतियों की वजह से। स्वाभाविक सी बात है कि वो तमाम मुस्लिम देश जो एक जमाने में भारत के साथ खड़े थे, अब खुलकर भारत के साथ खड़े होने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब आप बखूबी जानते हैं कि कोई भी देश भारत के साथ खुलकर नहीं खड़ा हुआ था। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को एक महान देश बता रहे थे, वहां के जिहादी जनरल असीम मुनीर की मेजबानी कर रहे थे, उन्हें एक महान जनरल बता रहे थे। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी अपना परम मित्र बताया। मगर सीधा सा सवाल, कहां एक आतंकवादी पाकिस्तानी और कहां एक भारत? कोई बराबरी है क्या? फिर ये बराबरी क्यों पैदा कर रहा है अमेरिका? यह सवाल माननीय लेजर आइज एस जयशंकर से पूछा जाएगा। अवसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।